चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1903 में प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए यहाँ पर समझिए कि क्या लिखा हुआ है, प्रांतीय कांग्रेस लिखा हुआ है। प्रांतीय कांग्रेस मतलब ये किसकी बात कर रहा है, प्रांत की बात कर रहा है। और उस समय जो हमारा रायपुर था या जबलपुर था या नागपुर था, ये सभी कौन सा प्रांत में आते थे, तो मध्य प्रांत में आते थे। और मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी। तो इसी कारण से पहला जो प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर स्थित खंडोबा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। रतनपुर स्थित खंडोबा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यह किसने करवाया था, बिम्बाजी भोसले ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था। तो फडणवीस जो है ये बेसिकली सूबा का अधिकारी था। और सूबा व्यवस्था किसने चालू किया था, किसने चालू किया था, मराठों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मराठा शासन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन कब 1927 में हुआ था या 1928 में हुआ था। यूथ लीग की स्थापना रायपुर में हुई थी कि बिलासपुर में हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, ये 1928 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो रायपुर में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो ऑप्शन में कहाँ पे है 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का नामकरण दक्षिण कौशल किस शासक के शिलालेख में उल्लेखित है। तो किस शासन के शिलालेख में उल्लेखित है, तो सोमेश्वर देव के शिलालेख में यह उल्लेखित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ शब्द का ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो यह सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसको लगभग 1500 के आसपास में, 1497 के आसपास में दलपत राव ने किया था। दलपत राव कौन है, तो दलपत राव खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि जो राजा हैं खैरागढ़ के, इनके क्या थे, ये दरबारी कवि थे। और इन्हीं की ही प्रशंसा करते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ का राजा बताया किसको, लक्ष्मी निधि को। तो पहली बार छत्तीसगढ़ का जिक्र किसने किया था, तो दलपत राव ने किया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो छत्तीसगढ़ में शोषण विरोधी मंच की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा 1946 में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, मराठा काल में मनुडोना क्या है। तो मराठा काल में मनुडोना एक प्रकार का कर है। और कैसा कर है, तो यह विवाह टाइम पे लिया जाने वाला कर है। तो विवाह प्रथा नहीं है यहाँ पर। बी ऑप्शन में आ जाएगा, एक प्रकार का कर है। और किस प्रकार का कर है, तो यह विवाह टाइम पे लिया जाने वाला कर है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैप्टन एडमंड का समय ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय कहाँ था। देखिए एडमंड जो हैं कब आए थे, तो 1818 में आया था। और ये प्रथम क्या थे, ब्रिटिश अधीक्षक थे। उस समय छत्तीसगढ़ का जो मुख्यालय था, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हुआ करती थी, रतनपुर हुआ करते थे। फिर 1818 में एडमंड के बाद में कौन आए, एगेन्यू साहब आए। एगेन्यू ने ही रतनपुर से राजधानी कहाँ शिफ्ट किया था, तो रायपुर राजधानी शिफ्ट किया था। और ये एगेन्यू जो है ये कब से कब तक के थे, तो 1818 से 1825 तक के थे। और इन्होंने ही राजधानी शिफ्ट किया था कहाँ से, रतनपुर से रायपुर। तो कैप्टन एडमंड के समय में जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो कैप्टन एडमंड के समय में राजधानी कहाँ थी, तो रतनपुर में थी। नेक्स्ट बात करते हैं, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 27वीं शताब्दी में हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का शिल्पकार ईशान था। यहाँ पर चुनना है अपने को, सही उत्तर चुनना है, सही क्या है। तो लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है सिरपुर का, ये बिल्कुल 7वीं शताब्दी में हुआ था। किसने कराया था, तो वासटा देवी ने कराया था। किसके शासन काल में हुआ था, तो ये महाशिवगुप्त तो बाल अर्जुन के शासन काल में हुआ था। वासटा देवी कौन है, तो इनकी माता है। शिवगुप्त की क्या है, ये माता है। ये अपने पति की याद में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है। तो ये आंसर तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह शिव को समर्पित है, नहीं, यह जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा किसमें सही है, पहला और तीसरा सही है। तो दूसरा, ये पहला तीसरा सही है, किंतु दूसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1818 में छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया था। नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से कब होता है,
1454 में होता है, जब नागपुर के शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई पुत्र नहीं होता, तो हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य किसमें चला जाता है? अंग्रेजी शासन, अंग्रेज साम्राज्य में चला जाता है, अंग्रेजी साम्राज्य में। और नागपुर जाता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो नागपुर का ही पार्ट क्या था, छत्तीसगढ़ भी था। तो छत्तीसगढ़ भी किसके अंदर में आ जाता है? ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, यह अप्रत्यक्ष रूप से था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 1818 में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित होने के मुख्य कारण रघुजी तृतीय का अल्प आयु होना था। तो बिल्कुल रघुजी तृतीय से बहुत छोटे थे, इसी कारण से 1818 से 1830 तक जो छत्तीसगढ़ है वो किसके संरक्षण में था? तो ब्रिटिश संरक्षण में था। नेक्स्ट है ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ के संचालन के लिए जिलेदार की नियुक्ति की गई थी। तो बिल्कुल जिलेदार की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पांडुवंशी राजाओं का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो पांडुवंशी राजाओं का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ पे है? तो कालिंजर में है। नेक्स्ट है पाली के शिव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? पाली के शिव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था। किसने कराया था? तो बाण वंश के शासकों ने करवाया था। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो कलचुरी शासक जाजल्य देव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट है छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन थे? तो छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन थे? तो नृपति भूषण थे। इसका एक कोड टाइप का है NDMSSJH, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुकांतर, सोमेश्वरन, सोमेश्वर टू, जगदेव और हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश का शासन रतनपुर से प्रारंभ होता है। नहीं, रतनपुर से प्रारंभ नहीं होता, ये तुम्माड़ से प्रारंभ होता है। दूसरा है कलचुरी वंश के कुल देवी महालक्ष्मी, नहीं महालक्ष्मी नहीं थी, इसका जो थी वो कौन थी? तो गजलक्ष्मी थी। तीसरा है कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। तो बिल्कुल ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसमें कहाँ पर है? ऑप्शन डी, कथन एक और दो गलत है और ऑप्शन जो तीन है वो क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन थे? तो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंहराज थे। नेक्स्ट है कंवर्धा महल का डिजाइन महाराज भरमराज सिंह द्वारा बनाया गया था। नहीं, भरमराज द्वारा नहीं बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो धर्मराज द्वारा बनाया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड है इस महल के प्रथम दरवाजे को हाथी दरवाजा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला गलत है और दूसरा सही है। तो कथन एक सही है लेकिन गलत, कथन दो सही है लेकिन एक गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मराठा कालीन परगना पद्धति के सूत्रधार पूछ रहे हैं। सूत्रधार कौन थे? सूत्रधार कौन थे? तो बिम्बजी भोसले थे। हालांकि वो लागू नहीं कर पाए थे, पर सूत्रधार कौन थे? तो बिम्बजी भोसले थे। कलचुरी वंश में जमाबंदी विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? तो कलचुरी वंश में जमाबंदी विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? तो महाप्रभातु कहलाता है। नेक्स्ट है भोपालपट्टनम विद्रोह 1895 में हुआ था। बस्तर का प्राचीन नाम चक्रकोट था। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर का शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव था। सही उत्तर चुनना है। तो पहला है भोपालपट्टनम विद्रोह 1895 में हुआ था। नहीं, 1895 में नहीं हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1795 में हुआ था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बस्तर का प्राचीन नाम बिल्कुल चक्रकोट था। और जब 1948 में रियासतों का भारत संघ में विलय हो रहा था, तो उस समय बस्तर के शासक कौन थे? प्रवीण चंद्र मंजदेव थे। तो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। मराठा काल में घरों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो घरों पर लगाए जाने कर को क्या कहा जाता है? तो पट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सोना खान विद्रोह के नेता वी नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण कब किया था?
तो वीर नारायण सिंह जी आत्मसमर्पण कब करते हैं? तो 2 दिसंबर 1857 को ये आत्मसमर्पण करते हैं। 5 दिसंबर 1857 को इनको इलियट की अदालत में पेश किया जाता है और यहीं इनको क्या फांसी की सजा सुनाई जाती है। और 10 दिसंबर रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनको क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। तो 2 दिसंबर 1857 को ये आत्मसमर्पण करते हैं। 5 दिसंबर को इनको अ, अदालत इलियट की अदालत में पेश किया जाता है और यहीं इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। और फांसी इनको कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर 1857 को फांसी दिया जाता है। और वी नारायण सिंह के बारे में 2-3 बातें। पहला कि ये छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता जो संग्राम है उसके प्रथम शहीद हैं। दूसरा कि वीर नारायण सिंह कौन से जाति से बिलोंग करते थे? तो ये बिंजवार जनजाति से बिलोंग करते थे। तीसरा, वीर नारायण सिंह के नाम से हमारे यहाँ दो चीजें हैं। एक तो हमारे जो क्रिकेट स्टेडियम है नवा रायपुर में वो है, और एक इनके नाम से महासमुंद में एक डैम प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है। तो कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सरबपुरी शासन काल में भोग या तालुका के अधिकारी को क्या भोगपति कहा जाता? तो बिल्कुल इसको भोगपति कहा जाता था। राजा के अनुमति से उसे ग्राम देने का अधिकार था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पूछा क्या है? सही उत्तर पूछ रहा है, तो दोनों आंसर क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? अभी जैसे मैं आपको बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे, तो प्रथम शहीद कौन थे? तो वी नारायण सिंह जी थे। तो अंतिम शहीद पूछ रहा है, तो अंतिम शहीद कौन थे? तो संबलपुर में ये विद्रोह किए थे, संबल विद्रोह के नेता थे सुरेंद्र शाह। ये अंतिम शहीद थे। इनको पहले 1857 में ही इनको पकड़कर रांची के जेल में रख दिया गया था, बाकी यहाँ से फरार हो गए थे। फिर इनको 1864 में फिर से ये पकड़े गए और इनको असीरगढ़ की जेल में इनको रखा गया था, जहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। 1884 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम शहीद कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समकालीन थे? तो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे? तो कौन समकालीन थे? भवदत्त बर्मन, दंड बल सुदेव राज या महाश्वेत? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन, यही हर्षवर्धन के क्या थे? समकालीन। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में कर मत दो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिलासपुर में कर मत दो का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गजाधर साव ने किया था। इसी समय, ये कब की बात है? 1930 की बात है। इसी समय रायपुर में भी एक आंदोलन चल रहा था, पट्टा मत लो। इस पट्टा मत लो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे रायपुर में? तो इसको कौन कर रहे थे? तो ठाकुर प्यारेलाल जी कर रहे थे। तो ये दोनों याद रखिएगा। बिलासपुर में इसी समय कर मत दो आंदोलन चल रहा था और रायपुर में क्या चल रहा था? तो पट्टा मत लो। कर मत दो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गजाधर साव कर रहे थे। और पट्टा मत लो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो प्यारेलाल जी कर रहे थे। नेक्स्ट है, महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था। उसके शासनकाल में, यानी महिपत राव के शासनकाल में, यूरोपीय यात्री J.F. लैंकी रायपुर आए थे। तो बिल्कुल महिपत राव दिनकर जो हैं ये पहला सूबेदार था। महिपत राव के बाद में विठल राव दिनकर, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री जैंकी लैंकी रायपुर आए थे। तो बिल्कुल ये दोनों आंसर क्या हो जाएगा? सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके कोड है सूबेदार के, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो कोड को आप याद रख सकते हैं। मेरे विठल भाई की बीवी शशि यादव, ये कोड है। म से आएगा महिपत राव दिनकर, विठल, फिर विठल से आएगा विठल राव दिनकर, फिर भाई से आएगा भवानी कालू, फिर की से आएगा के मतलब केशव गोविंद, फिर बीवी से आएगा बीकाजी गोपाल, फिर स से आएगा सीताराम, फिर सखाराम सॉरी, फिर सी से आएगा सीताराम सीताराम, और लास्ट में यादव से आएगा यादव राव दिनकर। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, मेरे विठल भाई की बीवी शशि यादव। छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों की राजधानी का सही क्रम क्या है?
तो सबसे पहले आरंग राजधानी हुआ करती थी, आरंग के बाद में पुष्करी राजधानी बनी, पुष्करी के बाद में सिरपुर राजधानी बने, सिरपुर के बाद में विनितपुर राजधानी बने। तो यही क्रम फिर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।